एग्ज़ाम टुडे के इस चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिक जीके में आज हम देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट को, और ये स्टैटिक जीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहिए तो बड़ा भी है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने बचपन से एक कथा सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी कि पहला वर्ल्ड वार कभी हुआ था, पहला विश्व युद्ध कभी हुआ था। तो ये बात सही भी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ये कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वार हुआ। और इस वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था? किसी किसी भी लड़ाई के बाद होता क्या है? बहुत कॉमन चीज़ है। किसी भी युद्ध के बाद वहाँ पे तबाही मचती है। तबाही मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, मृत्यु होती है, और आर्थिक व्यवस्था जो वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है। मतलब हर तरीके से कहिए एक तबाही लेके आता है युद्ध। तो पहला वर्ल्ड वार जब हुआ, तो पहले वर्ल्ड वार के बाद जब दुनिया के कुछ देशों ने ये देखा कि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है, ऐसे वार फिर कभी हो, बार बार हो, तो दुनिया फिर रहने लायक नहीं बच जाएगी। इसी को देखते हुए ऐसी तबाहियों से बचने के लिए ऐसी तबाहियों से बचने के लिए उस समय के जो विजेता देश थे, जैसे कि आप देखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, तो इन देशों ने ये सोचा कि अभी तो एक वर्ल्ड वार हो गया है, अगली बार कोई दूसरा वर्ल्ड वार मत हो, इसके लिए हम कुछ नया करने वाले हैं। होता क्या है? अमेरिका जो एक देश है, यूएस है, इस यूएसए के उस समय के एक प्रेसिडेंट यहाँ के हुआ करते थे, जिनका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। आप एकदम ध्यान से इसको देखते हुए चलेगा। वुडरो विल्सन जो थे, इन्होंने क्या किया? सब कुछ देखा तो इन्होंने एक नया, एक तरीके से कहिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की, और जिसका नाम दिया गया द लीग ऑफ नेशन। द लीग ऑफ नेशन अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जो बनाया था, ये बना था 1929 में। ये एक पहला प्रयास था विश्व को एक मंच पे लाने के लिए, ताकि कभी कोई विश्व युद्ध ना हो, अगर हो तो हम पहले ही शांति समझौता करा के मामले को रफा दफा कर दें। लेकिन नियत वही होता है जो नियति को मंजूर होता है। तो पहले वर्ल्ड वार के बाद ये बनता है, और ठीक इसके बाद इन लोगों को लगा कि सिर्फ हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, समझौता कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाने से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें देश तो काफ़ी सारे आ जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे देश होने चाहिए जिनको कुछ स्पेशल पावर मिली मिली हो। तो स्पेशल पावर की को देखते हुए होता क्या है? 1929 के लगभग 20 साल बाद, 1939 में अमेरिका के अब राष्ट्रपति बदल चुके थे, और अब यहाँ के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जब देखा, तो इन्होंने 1939 में एक लीग ऑफ नेशन के साथ में एक नया, एक ढांचा, एक कह सकते हैं संगठन की, मान लीजिए, खड़ा करने की कोशिश की, जिसे बिग फोर कहा गया, जिसे बिग फोर कहा जाता था। बिग फोर मतलब उस समय के बड़े बड़े चार देश। कौन से बड़े बड़े चार देश थे? एक हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका। दूसरा हो गया यूनाइटेड किंगडम, जो हमें गुलाम भी बनाया, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। तीसरा चीन, हमारा पड़ोसी देश चीन भी इसमें शामिल था। और चौथे देश की बात करें तो रूस, रशिया। तो उस समय रूस नाम नहीं हुआ करता था, उस समय नाम यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन नाम था, लेकिन अब रूस कहते हैं। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या बनाया? इन्होंने बनाया बिग फोर। बिग फोर को फोर पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। पुलिस क्या करती है? पुलिस वॉच का काम करती है। ठीक उसी तरीके से ये बहुत क्लोजली वॉच करते थे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो इनको फोर पुलिसमैन भी कहा गया और बिग फोर भी कहा गया। यूएसए, यूके, चीन, रूस, इनको बनाया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। इसके पहले क्या बना था? लीग ऑफ नेशन बना था, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने बनाया। और ये क्यों बना? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से देखा हम लोगों ने कि दो तरीके से ऑर्गेनाइजेशन
देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसा कि आपको पता है 1939 में ही फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और ये वर्ल्ड वार 1945 तक चलता है। इस वर्ल्ड वार के चलने की वजह से क्या हुआ, अब तबाही और भयंकर। क्यों? क्योंकि अब फाइटर प्लेन्स, जेट प्लेन्स बन चुके थे, अब बहुत बड़ी बड़ी तोपें बन चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, अब परमाणु हथियारों से लैस देश युद्ध को लड़ रहे थे। और आखिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने 2 परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए। इन 2 बमों का कोड वर्ड था फैट मैन और लिटिल बॉय। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि फैट मैन और लिटिल बॉय बम का कोड वर्ड क्यों पड़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और चूंकि मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ और ये क्वेश्चंस आपके जीके के नॉलेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट इन्हेंस करने वाले हैं, तो आप इनको नॉलेज जरूर, इनका रिप्लाई जरूर कीजिएगा कमेंट में। अगर नहीं पता होगा तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही आपके लिए। दूसरा एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग, रहा न जाए जी ललचाए। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे है। लेकिन वाशिंगटन डीसी शब्द का क्या मतलब है, और मैं हिंट देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो ये क्यों जोड़ा गया, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोगों ने इतना कुछ देखा। इसके बाद क्या होता है, फिर मैं अपनी साइकिल आगे बढ़ाता हूँ, और अब होता है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार भी बहुत लंबा चला, 1939 से 1945 तक। इतने दिनों तक चलने वाला सेकेंड वर्ल्ड वार ने बहुत लोगों की जान ले ली, बहुत सारे देशों को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, और इसकी गूंज कहीं ना कहीं हमारे देश में भी सुनाई दी, भले ही हम गुलाम क्यों न थे। इन सारी घटनाओं को देखते हुए जब विश्व युद्ध खत्म होने की कगार में पहुंच गया, और वो साल था 1945 का, 1945 का, लेकिन अभी नागासाकी और हिरोशिमा पर बम नहीं गिराए गए हैं। 1945 में वो महीना था, वो दिन था 26 जून। 26 जून 1945 के दिन अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, बहुत फेमस है, बहुत बड़ी सिटी है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में होता क्या है, उस समय लगभग 50 देश आते हैं, और इन 50 देशों ने एक मसौदा, एक समझौता, एक ऑर्गेनाइजेशन, उस पर इन्होंने मिलके हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया। ये साइन किसके लिए था, किस मसौदे के लिए, क्या बनाने वाले थे 50 देश सैन फ्रांसिस्को शहर में एक साथ मिलकर बैठकर, जब वर्ल्ड वार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। ये वो बनाने वाले थे जिस टॉपिक की हेडिंग आपने हमारे प्लेलिस्ट में देखी। ये निकल के कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है, ये निकल के आता है हमारा यूएनओ, सबसे फेमस, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सबसे बड़ा संगठन है, और इसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं, सबको एक एक करके देखेंगे। अब इसमें एक बहुत बड़ा डाउट निकल के आता है, वो डाउट ये होता है कि सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने साइन किया था या 51 देशों ने साइन किया था, आप क्या बताइएगा। चलिए इसको भी क्लियर कर देता हूँ। हुआ क्या था, शुरुआत में 50 देश ही थे, लेकिन एक देश पोलैंड कुछ समय बाद ज्वाइन करता है। लेकिन पोलैंड ने जो ज्वाइन किया था वो यूएनओ के बनने और सैन फ्रांसिस्को में साइन होने के दौरान बीच में ही कर लिया, इसलिए हम इसको 51 देश कहते हैं। कितने कहते हैं? 51 देश। वैसे कभी कभी किताबों में 50 भी देता है, तो हम लोग इन चीज़ों को इसलिए क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद फिर कभी किताबों की तरफ देखने की जरूरत न पड़े, और अगर आप किताबों को देखते हैं तो आपको कभी किसी डाउट को झेलना ना पड़े। तो हम लोगों ने देखा पोलैंड देश 51वां, मैं लिख दे रहा हूँ, 51वां जो देश था वो था पोलैंड। एक आप नीचे दिख रहा है क्या शायद, हाँ ठीक दिख रहा होगा, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। 51वां देश जो पोलैंड था, ये पोलैंड आप देखेंगे तो यूरोप का एक देश है छोटा सा, तो वो शामिल होता है। एक अगला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ के चार्टर पे साइन हो रहा था, चार्टर मतलब होता है आप यूएनओ को बनाने जा रहे हैं, तो यूएनओ में क्या क्या नियम होंगे, किस प्रकार से यूएनओ काम करेगा, क्या क्या यूएनओ के अधिकार होंगे, किस प्रकार से शांति लाएगा, किस प्रकार से विश्व में हर तरीके से मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। तो अगर ये सारे चीज़ें पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखी गई थी, उन्हीं नियमों को हम चार्टर कहते हैं।
तो यूएनओ के चार्टर पे 51 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को साइन किया। तो क्या इन साइन करने वालों देशों 51 देशों में से हमारा भारत भी था? तो था, भारत ने साइन किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम भी था, लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने इस समय मन बना लिया था कि भारत को अब आज़ादी दे देनी है, इसलिए भारत की तरफ से रामास्वामी मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार मैं लिख दे रहा हूँ, भारत की तरफ से रामास्वामी मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार ने भाग लिया और इन्होंने साइन किया था किस पे? यूएन के चार्टर पे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत की तरफ से किसने साइन किया? रामास्वामी मुदलियार। क्या भारत यूएनओ के जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं उनमें आता है? हाँ, भारत आता है। आपने देखा किस प्रकार से आता है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अब यूएनओ के बारे में हम लोग देखें कुछ बेसिक बातें। और अभी तक हम लोगों ने यूएनओ के इतिहास को देखा, कैसे यूएनओ बना है। आइए आगे चलते हैं। मैं इसके ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये आप मैं हटूंगा तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा नोट्स, क्योंकि आगे चल के कभी रिवाइज कीजिएगा तो ये टाइमलाइन आपको बढ़िया खींच के ले जाएगी, कहानी क्या क्या चल रही है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, इसकी स्थापना की शुरुआत यहाँ पे हो गई, लेकिन फाइनली जिस स्ट्रक्चर को आज हम देखते हैं उसकी स्थापना होती है कब? 24 अक्टूबर 1945, 1945 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि यूएनओ का नाम यूएनओ किसने दिया था? तो यूएनओ का नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने नाम दिया किसका? यूएनओ का नाम दिया था। तो लिखते चलिएगा। अब यहाँ पे मैं हर चीज़ लिखूं कि यूएनओ का नाम दिया तो थोड़ा सा लगेगा कि स्कूल की क्लास है, तो थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड ऊपर है, तो आप इसको लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका नोट्स है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया था। दूसरी चीज़, यूएनओ जब बना था तो ये हुआ कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया जाएगा? किसी भी चीज़ की मुख्यालय की जरूरत पड़ती है, आप वहीं तो बैठक करेंगे। तो अमेरिका का एक शहर है बहुत फेमस, वाशिंगटन के बाद सबसे फेमस राजधानी के बाद, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो शहर है, इस न्यूयॉर्क शहर चूंकि समुद्र के किनारे है और यहाँ पे एक आइलैंड है, द्वीप है, उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन। मैनहट्टन का भी नाम सुना होगा। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर एक हेडक्वार्टर है और उसी हेडक्वार्टर को हम यूएनओ कहते हैं। यहाँ पे हुआ क्या? यूएनओ के हेडक्वार्टर बनाने की बात हुई तो यहाँ का एक जमींदार हुआ करता था जो इस जगह का मालिक था। उसका नाम था, देखिए नाम मुझे, मैं अभी जब उधर था तो याद आया, अब इधर आया तो भूल गया। चलिए अभी, हाँ, जॉन डी रॉकफे। इसका नाम था जॉन डी रॉकफे। तो जॉन डी रॉकफे नामक एक जमींदार था। इसने मैनहट्टन में अपनी ज़मीन को दान दिया और कहा कि आप दुनिया में इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं शांति समझौता कराने के लिए, तो आप यहाँ हेडक्वार्टर बनाइए। तो हम लोगों ने देखा यूएनओ की स्थापना किस प्रकार से हुई, यूएनओ का हेडक्वार्टर कैसे बना, यूएनओ का नाम किसने दिया, यूएनओ यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं, इसको देखते हैं अब। यूएनओ में अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो आज यूएनओ में जो इसके सदस्य देश हैं वह हैं 193, ये इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा 2 इसके ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर का मतलब होता है, ऑब्जर्वर होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, बैठकों में बुलाए जाते हैं, लेकिन बैठकों में जो समझौते होते हैं और जो नियम अप्लाई होते हैं वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ कह सकते हैं कि देखने के उद्देश्य से आते हैं, समझने के उद्देश्य से आते हैं। हो सकते हैं आगे चल के ये भी इसके सदस्य बन जाए। अक्सर आप देखेंगे भारत भी जैसे आसियान कंट्रीज का क्या है, सदस्य नहीं, लेकिन भारत ऑब्जर्वर है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, आसियान कंट्री का ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर चलता रहता है। तो इसके सदस्य से एक तो 193 हैं। अगर इन सदस्य देशों की बात की जाए 193 में, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 193 देशों में क्वेश्चन आता है कि 193 कौन सा था? 193वां देश कौन सा था? तो वो था साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। अफ्रीका का एक देश है सूडान, वो 2 भागों में बट गया, सूडान और दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान ने इसको ज्वाइन किया था 193वें देश के रूप में। तो ये हम लोगों ने देखा।
आगे चलते हैं और देखते हैं यूएनओ के सदस्य देश जो 193 हैं। यूएनओ के जो भी सदस्य देश, मैं किनारे हट जा रहा हूँ, मेरा हाथ चलेगा, आप आवाज़ सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं हो पा रहा है, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूँ। तो यूएनओ को जो 193 सदस्य देश हैं, इनमें इनको अच्छे से समझेगा। इन 193 सदस्य देशों में से 5 ऐसे देश हैं जो यूएनओ के स्थायी सदस्य देश कहलाते हैं, स्थायी सदस्य कहलाते हैं। जबकि इन 5 को घटा दीजिएगा 193 में से, तो कितना बचेगा? फिर बचेगा 188। 188 कह सकते हैं ये अस्थायी देश हैं, अस्थायी देश हैं, टेम्पोररी कंट्रीज हैं यूएनओ की। स्थायी देश कौन से हैं? यहाँ आप लोगों ने देखा कि बिग 4 या 4 पुलिसमैन बना था। 4 पुलिसमैन मतलब 4 देश उसमें थे, यूएसए, यूके, चीन, यूएसएसआर या रूस। जब यूएनओ बनता है और इसके बाद 1945 की बात की जाए, तो यूएनओ के 100 जो सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों में 5 ये शामिल थे। तो आप कहेंगे सर 4 थे, 5वां कहाँ है? तो 5वां फ्रांस मिला, और फ्रांस को लेके मतलब यूएसए, यूके, चीन, रूस यहाँ से आए, और एक देश फ्रांस, फ्रांस को मिला के 5 स्थायी देश मेंबर कंट्री यूएनओ की आज भी हैं। ये तब से हैं जब यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर परमानेंट कंट्री होने का क्या फ़ायदा है? भारत तो इसमें नहीं है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो परमानेंट कंट्री होती हैं यूएनओ की, जो 5 मैंने नाम लिया, इनको वीटो पावर मिलता है, और वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसका प्रयोग अगर इन्होंने कर दिया तो यूएनओ में कोई भी बड़ा मसौदा, कोई भी समझौता, कोई भी नियम लागू ही नहीं हो सकता है इनकी सहमति के बिना। सोचिए कितना पावरफुल। एक तरफ 193 एक साथ आ जाएं, एक तरफ 193 देश एक साथ आ जाएं, लेकिन वीटो पावर मतलब स्थायी जो देश हैं 5, यूएसए, यूके, चीन, रूस और एक फ्रांस, इन 5 में से एक ने भी ये कहा कि मैं इसके समझौते के साथ नहीं हूँ, मैं इस काम में आपके साथ नहीं हूँ, तो 193 के 193 देशों के मसौदे को फेल मान लिया जाएगा, और सिर्फ उस देश के कारण। क्यों? क्योंकि उसको मिला है वीटो पावर। इसीलिए आप देखते होंगे भारत अक्सर कहता है कि यूएनओ में जो स्थायी देश हैं, इन स्थायी देशों में और यूएनओ के स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि आप लगातार कुछ देशों को ही यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप दिए हुए हैं, और वीटो पावर वो अक्सर दुरुपयोग भी करते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो हम लोगों ने देखा ये 5 स्थायी देश हैं, इसके अलावा अस्थायी देश हैं, और अस्थायी देशों में से भारत वगैरह शामिल है। भारत कभी भी अस्थायी देश नहीं बना था, लेकिन इसकी कहानी भी मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने सोचा कि इसको पूछूं आपसे, लेकिन मैंने सोचा इसको बता ही देना ठीक है। क्या भारत को कभी स्थायी सदस्य बनने के लिए कोई ऑफर मिला था? तो मिला था भारत को। कई ऐसे भी जानकार लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मिला था उस तरीके से जैसा हम लोग समझते हैं, लेकिन ये स्वीकार किया जाता है कि 1950 में अमेरिका ने चीन की जगह पे चाहा था कि भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य देश बने, लेकिन उस समय भारत ने कहा कि हमारी हालत ठीक नहीं है, और चीन हमारा पड़ोसी देश है, और हिंदी चीनी भाई भाई हैं हम, मतलब चीन से हमारा अच्छा बन रहा है, तो अब चीन को सदस्य बनने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि अमेरिका की दिक्कत ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस के अलावा चीन जैसा दूसरा कम्युनिस्ट देश भी यूएनओ में आए, क्योंकि अमेरिका वगैरह एक कैपिटलिस्ट देश है, उनकी सोच अलग है, और रूस और चाइना क्या है, कम्युनिस्ट देश हैं, साम्यवादी देश हैं, इनकी सोच अलग है। तो साम्यवादियों का प्रभाव मत पड़े, इसके लिए अमेरिका ने भारत को चाहा था भारत आए। इसके बाद 1955 में कहा जाता है कि रूस ने भी भारत को ऑफर दिया था, और रूस का चूंकि संबंध भारत से बहुत अच्छा था, तो रूस ने कहा कि आप आइए सदस्य बनिए। उस समय रूस बहुत पावरफुल हुआ करता था, तो रूस की बात भी और देश मानने के लिए बाध्य थे, लेकिन फिर भारत ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था उस समय, और भारत आज तक इसका परमानेंट मेंबर नहीं रहा। तो हम लोगों ने इसको भी देखा कि यूएनओ का परमानेंट देश भारत नहीं था, जबकि भारत उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हमेशा से रहा है। तो हम लोगों ने यूएनओ की एक बहुत बेसिक बातों को देख लिया है। आइए अब इस क्लास को हम और आगे बढ़ाते हैं, और यूएनओ से रिलेटेड अभी बहुत सारी बातें हम लोग को करना है। अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत भारत आपके मन में चल रहा होगा क्या भारत को कभी यूएनओ की सदस्यता नहीं मिलेगी, मतलब परमानेंट मेंबर भारत कभी यूएनओ का नहीं बन सकता है? तो भारत यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है, लेकिन वो चाहते नहीं हैं।
जो 5 स्थायी देश हैं, जब तक वो 5 स्थायी परमानेंट देश अपने आप को खुद रिजाइन मत कर दे वहाँ से, तब तक कोई उनमें 5 में से अब किसी को जल्दी नहीं हटा सकता है। आप फिर सोचेंगे सर चाइना को हटाने की बात की गई, आप 2 बातें कह रहे हैं, मैं 2 बातें नहीं कह रहा हूँ, आप इसको समझिए। चाइना उस समय पावरफुल नहीं था, और अगर मान लीजिए आप किसी की शादी में गए हो, आपको इनवाइट किया गया हो, वहाँ एक दबंग आदमी भी आया हो और आपकी कनपट्टी पे गन रख के कह दें कि बेटा यहाँ से खिसक लो तुम, तो आप क्या करेंगे? खिसक लेंगे, और वो आपकी जगह दूसरे को ले आएगा। अब आप भी पावरफुल हैं तो दूसरा आपके ऊपर गन लगाने के पहले सोचेगा एक बार। तो आज गन लगा के सोचने वाली स्थिति हो गई चाइना के साथ, लेकिन तब ऐसा नहीं था, चाइना तब दबाव में आके सदस्यता छोड़ सकता था। तो हम लोग किस तरफ थे, क्या बात बताने वाले थे? देखिए ये बात बात में बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है। तो यूएनओ के बारे में हम समझ रहे थे, यूएनओ के इतिहास को देखा हम लोगों ने, यूएनओ किस तरह से बना, यूएनओ किस तरीके से इसका गठन होता है। यूएनओ को अगर आपको समझना है तो यूएनओ को समझने के लिए यूएनओ के अंगों को समझना होगा। जैसे आपका घर होता है, आपके घर में कमरे होते हैं, बरामदा होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, सीढ़ी होती है। अगर इन सबको अलग अलग बना दीजिए आप, अलग अलग दूर दूर जगहों पे, तो क्या आपका घर रह जाएगा? नहीं रहेगा। ठीक उसी तरीके से यूएनओ नहीं रह जाएगा अगर यूएनओ के 6 मेन इसके ऑर्गन्स, इसके 6 मेन पार्ट अगर इसमें न हो। यूएनओ अकेला कुछ भी नहीं है। जैसे मेरा शरीर में मेरे हाथ को, पैर को, सर को, धड़ को अलग कर दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उसी तरीके से यूएनओ कुछ भी नहीं है जब तक यूएनओ के पार्ट्स इसके साथ नहीं हो। यूएनओ का पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यूएनओ की महासभा, इसे हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। दूसरा, यूएनओ का सचिवालय, यूएनओ का सेक्रेटरीट, सचिवालय, ये है यूएनओ का दूसरा बहुत मेन। और तीसरा, सुरक्षा परिषद, इसको कैसे भूल सकता है भारत? भारत को बहुत दुख दिया है सुरक्षा परिषद ने कई बार, अब इसको भी देखेंगे। चौथा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कुलभूषण जाधव जी का मामला इसमें था। अब देखिए आपको क्या क्या कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल रही हैं, आप समझ जाएंगे कुलभूषण यादव जी का मामला कहाँ ऐसे चला जाधव जी का। पांचवा है प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, और इसे हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। और छठा जो है इसके अलावा इसमें, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये यूएनओ के 6 मेन ऑर्गन हैं। अगर इन 6 में से आप इन 6 को हटा दीजिए और यूएनओ को खींचिए तो यूएनओ नहीं मिलने वाला। इनके अलावा यूएनओ के अंतर्गत बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं। आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, यूनिसेफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूएनओ के बैनर के नीचे ही काम करते हैं, लेकिन यूएनओ के इस तरीके के पार्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही मिलकर यूएनओ बनाते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग इनमें से एक एक पार्ट को देखेंगे, कौन सा पार्ट किस प्रकार से काम करता है। और जब तक आप इन पार्ट्स को नहीं समझेंगे तब तक आप यूएनओ नहीं समझ सकते। मिलते हैं एग्जाम टुडे के अगले कड़ी में, हमारे साथ फिर से बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स।